नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रेप पल्स पे। ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट 3 है। देखो, इससे पहले हमने 2 पार्ट्स में हार्ट, ब्लड वेसल और इन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज थे, उन सबको बहुत अच्छे से किया था। और अब इस पार्ट में ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के लास्ट टॉपिक यानी ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम को पढ़ेंगे। देखो, ये वीडियो आपके लिए वन शॉट होगा, मतलब इसके बाद आपको कहीं और से कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने इसमें वो सब टॉपिक कवर कर दिए हैं जिसके एग्जाम में आने की थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटी है। बाकी चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं ब्लड के बारे में। देखिए, तो सबसे पहले हमने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में अब तक हार्ट को देख लिया, ब्लड वेसल्स को देख लिया बहुत अच्छे से, और अब बारी है ब्लड की। और ब्लड में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? ब्लड में सबसे पहले हम प्लाज्मा देखेंगे और प्लाज्मा के साथ ब्लड सेल्स यानी कॉर्पस्कल्स को देखेंगे। उसके बाद ब्लड सेल्स के अंदर आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स को देखेंगे, और डब्ल्यूबीसीज के अंदर ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स को देखेंगे। ठीक है, एक एक बात यहाँ पर कही गई बहुत इंपॉर्टेंट होगी, एक एक स्लाइड यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए आप अपना कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल मत खोना। ठीक, चलिए। तो सबसे पहले देखते हैं क्या कि आखिर ब्लड है क्या। तो ब्लड जो है वो हमारा वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। मैंने आपको बताया था, जब टिश्यू मैंने बताया था तो मैंने आपको बताया था क्या कि ब्लड जो है वो एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है। और कनेक्टिव टिश्यू को जब मैंने थोड़ा सा बाइफरकेट, थोड़ा सा क्लासीफाई किया था, तो वहां मैंने आपको बताया था क्या कि ब्लड जो है वो एक तरीके का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, अब देखो ये क्या करता है, ये ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है, ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है और क्या करता है, और ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस, गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करता है, साथ ही साथ न्यूट्रिएंट्स का करता है, वेस्ट का करता है और हार्मोन्स का करता है। पूरा जो हमने सर्कुलेटरी सिस्टम ही देखा था उसमें क्या होता था, उसमें जो है वो यही गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, हार्मोन्स, इसी का तो ट्रांसफर होता था। और इस ट्रांसफर को जो है वो कंप्लीट कौन करता है? वो ब्लड करता है, रक्त करता है। ठीक है, ये चीज। अब देखो इसकी स्टडी को एग्जाम में अगर क्वेश्चंस बहुत आसान होंगे तो स्टडी के बारे में पूछा जाएगा। इसके स्टडी को क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी कहते हैं, हेमेटोलॉजी। ठीक, अब देखना हेमेटोलॉजी क्यों कहते हैं, इस चीज को समझना। ब्लड में एक ब्लड में एक प्रोटीन होता है, ब्लड में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है हेमोग्लोबिन। एक सेकंड, हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, हेमोग्लोबिन। ठीक, इस हेमोग्लोबिन में एक पिगमेंट होता है आयरन। ठीक है ना, आयरन। ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं हेम से, जिसे हम कहते हैं हेम से। ठीक है ना, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम मतलब क्योंकि हम ब्लड की ही पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें हेमोग्लोबिन है और उस हेमोग्लोबिन के अंदर एक एलिमेंट है जिसका नाम है आपका आयरन, और उस आयरन को जो है वो हम क्या बोलते हैं? हेम बोलते हैं। इसीलिए इसकी पढ़ाई को हम क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी। तो हर लॉजिक को अगर आप समझते चलोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, अब देखो हमारे बॉडी में कितना खून होता है, ये चीज भी बहुत बार पूछा जाता है। तो 5 से 6 लीटर जो है वो एडल्ट के अंदर होता है, और एडल्ट ही पूछा जाता है, बच्चे नहीं पूछे जाते हैं। तो एडल्ट में 5 से 6 लीटर होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है क्या कि भाई इसके पीएच को बताओ। देखो पीएच जो होता है ना वो 7.3 से लेकर 7.4 के बीच में होता है। ठीक है ना, तो पेपर में जब भी कभी पूछा जाएगा तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछा जाएगा, अब 7.4 याद करके रख सकते हो। अब आपको पता है क्या कि भाई पीएच स्केल जो है वो 0 से 14 तक होता है और बीच में 7 न्यूट्रल स्केल है। अब 7 से ऊपर कुछ भी जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? अल्कलाइन होगा। और 7.4 है तो 0.4 आगे जा रहा है तो ये क्या है? स्लाइटली अल्कलाइन है। तो पेपर में ये भी पूछा जाता है क्या कि ये कैसा होता है, एसिडिक होता है या बेसिक होता है? तो आप बेसिक पे जाओगे। ठीक, ये चीज है। अब देखो इसका कलर जो है वो रेड होता है, क्यों होता है? क्योंकि हेमोग्लोबिन के कारण। तो यहाँ पे हेमोग्लोबिन के कारण क्या होता है भाई? कलर रेड होता है। ठीक है ना, और इसमें क्या होता है? इसमें आयरन प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, और उसी आयरन को हम क्या बोलते हैं? हेम बोलते हैं। और उसी हेम से जो है वो हमने क्या नाम डिराइव किया हुआ है? हेमेटोलॉजी, ब्लड की स्टडी को। ठीक, अब देखो ये ना बहुत बार, अभी तक तो पेपर में ये नहीं पूछा गया है, लेकिन हो सकता है क्या कि आने वाले पेपर्स में इस चीज के बारे में पूछा जाए। देखो ब्लड हमारा क्या होता है भाई? ब्लड जो होता है वो गाढ़ा होता है, ब्लड गाढ़ा होता है। तो कई बार आपसे ये पूछा जा सकता है क्या कि ब्लड जो है वो वाटर की तुलना में कितना गाढ़ा होता है, कितना विस्कस होता है? ये चीज पूछा जा सकता है। तो आप याद करके रखोगे क्या कि ये जो है वो वाटर की तुलना में 4.5 से 5.5 गुना तक गाढ़ा होता है। याद रखना ये चीज, हो सकता है क्या कि पूछे, ये एनसीईआरटी में है, इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। चलो अब हम देखते हैं क्या कि भाई
फंक्शन क्या है ब्लड का, तो सबसे पहला ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड ने जो है वो क्या किया था, ट्रांसपोर्ट किया था गैसेस का, तो यहाँ पे जो है वो देखो गैस का ट्रांसपोर्ट किया, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, साथ ही साथ न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स का भी जो है वो क्या किया है, ट्रांसपोर्टेशन किया है। उसके बाद क्या रेगुलेट करता है, रेगुलेट क्या करता है भाई, हमने देखा था कि हेमियोस्टेटिस जो है वो मेंटेन करके रखता है अपना सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, और वो कैसे होता था वो भी मैंने आपको बताया था पिछले वाले लेक्चर में। तो अब देखो ये क्या क्या, पीएच, बॉडी का टेम्परेचर और वाटर बैलेंस, ये सारी चीज़ों को क्या मेंटेन करके रखता है। साथ ही साथ जो है वो क्या करता है, प्रोटेक्शन का भी काम करता है। अब ये हम आगे देखेंगे आने वाले लेक्चर में कि कैसे प्रोटेक्ट करता है। डब्ल्यूबीसी किस तरीके से हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी, और प्लेटलेट्स जो है वो क्लॉटिंग जब जो है वो कटेगा तो उस ब्लीड को जो है वो रोकने का काम जो है वो कैसे करेगी ब्लड प्लेटलेट्स, वो भी देखेंगे हम आगे, ठीक है ना। तो ये प्रोटेक्शन जो है वो इम्यूनिटी भी और क्लॉटिंग, ये सारे काम करते हैं, ठीक। चलिए आगे क्या है, ब्लड के अंदर कंपोनेंट्स को देखते हैं। अभी हमने देखा था कि ब्लड के अंदर कंपोनेंट्स क्या क्या थे, तो अब देखो ब्लड के अंदर कंपोनेंट्स जो थे वो क्या क्या थे भाई, प्लाज्मा था, ठीक है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। तो प्लाज्मा जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है 55%, और ब्लड सेल्स होते हैं 45%। ठीक, अब देखना क्या कि आखिर ये ऐसा होता क्या है, मतलब कि ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स जो है वो किस तरीके से हमारे ब्लड के अंदर होते हैं, ये चीज समझना जरा सा, देखते हैं। देखिए इस तरीके से अगर हम मानते हैं क्या कि ये अपना ब्लड वेसल है, ठीक है ना, ये ब्लड वेसल है, और ब्लड वेसल के अंदर ना इस तरीके से कुछ ब्लड प्लाज्मा तरल पदार्थ होता है, और वो तरल पदार्थ जो है वो इस तरीके से ब्लड प्लाज्मा बह रहा होता है हमारी ब्लड के अंदर, ठीक है। और इस ब्लड के अंदर ये छोटे छोटे से कण, ये छोटे छोटे से कण जो है वो क्या होते हैं, ये छोटे छोटे से कण जो है वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स के तौर पे कहीं कहीं अटके रहते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से अटके रहते हैं, ठीक। इस तरीके से यहाँ पे और कुछ कलर्स ले लेते हैं, इस तरीके से अटके से रहते हैं, ठीक, ये इस तरीके से, ठीक। अब ये जो मैंने डॉट डॉट बनाया ना, ये मैंने जो है वो डॉट डॉट्स जो बनाए, ये सारे डॉट्स जो हैं वो क्या हैं, ये हैं ब्लड सेल्स, ये जो है वो क्या है, ये है ब्लड सेल्स। और ये पूरा फ्लूइड वाला जो मैटर है वो क्या है, प्लाज्मा, ठीक है ना, प्लाज्मा। तो ब्लड को तैरने में, मतलब सॉरी, ब्लड को फ्लो करने में मदद क्या करता है, ब्लड को फ्लो करने में मदद क्या करता है भाई, प्लाज्मा जो है वो फ्लो करने में मदद करता है, ठीक है ना। और साथ ही साथ ब्लड सेल्स जो है वो इसी प्लाज्मा में क्या होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं, लटके से होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है ना, इसके अंदर लटके से होते हैं। तो ये चीज आपको याद करके रखना है, ठीक है ना, कि आपको एक स्ट्रक्चर क्लियर हो रहा हो क्या कि ब्लड में जो है, ब्लड जो अपना बह रहा होता है वो किसके कारण, प्लाज्मा के कारण, और ये कितने परसेंट होता है, 55% होता है। और ब्लड सेल्स जो है वो क्या होता है, इसी में लटके से होता है। अब ये जो है, अब एक एक करके हम सारी चीजों को देखेंगे, ठीक। देखिए अब जो है वो सबसे पहले हम प्लाज्मा को देखते हैं क्या कि आखिर ये ब्लड प्लाज्मा क्या क्या करता है। देखो ब्लड प्लाज्मा जो होता है वो येलोइश कलर का होता है, देखो यहाँ पे जो है वो ब्लड प्लाज्मा, ये जो 55% देख रहे हो यही है ब्लड प्लाज्मा। इसके अंदर सॉल्ट, मिनरल्स, वाटर और प्रोटीन होता है, ठीक। अब देखो यहाँ पे जो है इसमें 92%, 91 to 92% क्या होता है, वाटर होता है, और इसीलिए तो ब्लड को जो है वो फ्लो करने में मदद करता है, ठीक है ना, इसीलिए ब्लड को फ्लो करने में ये मदद करता है, हेल्प करता है, ठीक। और इसमें 7 से 8% क्या होता है, प्रोटीन होता है, सॉल्ट्स भी होते हैं प्लाज्मा में, जो है वो क्या क्या है, प्लाज्मा में वाटर है, प्लाज्मा में प्रोटीन है, और साथ में प्लाज्मा में क्या है, इसेंशियल सॉल्ट्स भी हैं, ठीक। अब प्रोटीन इंपॉर्टेंट प्रोटीन कौन कौन से हैं, देखो सिर्फ नाम याद करने की जरूरत है, इसके काम को याद करने की जरूरत नहीं है, जहां पे करने की जरूरत होगी वहां मैं आपको बताऊंगा। देखो कौन कौन से हैं, सबसे पहले एल्बुमिन, एल्बुमिन ऑस्मोटिक प्रेशर बनाने का काम करता है। ग्लोबुलिन की बात करेंगे तो ग्लोबुलिन जो है वो क्या करेगा, इम्यूनिटी बढ़ाने की बात करेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज होते हैं, ठीक। और फिब्रिनोजन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, जब ब्लड क्लॉटिंग अभी मैं आपको जब आगे बताऊंगा तो वहां पे मैं आपको इस फिब्रिनोजिन के बारे में बताऊंगा। फिब्रिनोजिन जो है वो क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग, और साथ ही साथ यहाँ पे जो है वो एक और होता है, यहाँ पे एक और होता है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन वो भी जो है वो एक प्रोटीन है जो प्लाज्मा के अंदर होता है, प्रोथ्रोम्बिन, ये देखेंगे हम आगे, ठीक। तो इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, फिब्रिनोजन है और प्रोथ्रोम्बिन है, ये सारी चीजें हैं, ठीक। अब देखो, अब इसमें जो है वो ये इसमें और भी देखो, मैंने आपको बताया क्या कि भाई ग्लूकोज भी होता है, एमिनो एसिड, यूरिया, एंजाइम, हार्मोन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको, जो मैंने यहाँ पे लिख के बताया क्या कि भाई वाटर होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और सॉल्ट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप देखो, ठीक। साथ ही साथ जो है वो प्रोटीन्स की अगर बात करें तो एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ये चीज, ठीक।
पेपर में पूछा हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो पेपर में और प्लाज्मा से पूछा जाता है, सीरम के बारे में। क्या पूछा जाता है? सीरम के बारे में। सीरम क्या होता है? सीरम क्या होता है? देखो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है ना, क्या कि हमारे प्लाज्मा में क्या क्या चीजें थी। प्लाज्मा के अंदर जो है वो मैंने आपको क्या क्या बताया, प्लाज्मा के अंदर जो है वो वाटर है और प्रोटीन्स है, प्रोटीन है और सॉल्ट है। यही तो बताया मैंने, यही है। और इस प्रोटीन के अंदर एक फिब्रिनोजेन था, ठीक है, फिब्रिनोजेन था। ये क्या करता है? ये क्लॉट करने में, ब्लड के क्लॉटिंग में जो है वो मदद करता है। ये फिब्रिनोजेन अगर हम निकाल दें, ये फिब्रिनोजेन जो है वो अगर हम निकाल दें, इसको जो है वो हम निकाल दें अगर प्लाज्मा से, तो वो बचा हुआ चीज क्या बनेगा? वही सीरम बनेगा। तो हमने क्या बोला, मैंने यहाँ पे इसीलिए फॉर्मूला के सेंस में जो है वो इसको बनाया हुआ है, जो आपको याद करने में बड़ा मदद करेगा कि सीरम, सीरम क्या होता है? अगर हम प्लाज्मा में से, अगर हम प्लाज्मा में से अगर क्लॉटिंग फैक्टर जो कि फिब्रिनोजेन है, अगर वो हम हटा दें तो वो क्या बचेगा? वही जो है वो अपना सीरम बचेगा। एकदम सिंपल, एकदम सिंपल शब्दों में अगर कहें तो प्लाज्मा में से अगर फिब्रिनोजेन या फिर क्लॉटिंग करने वाले उस प्रोटीन को अगर निकाल दें तो वो क्या बचेगा? वही सीरम बचेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सीरम इंपॉर्टेंट है, फिब्रिनोजेन इंपॉर्टेंट है, प्रोथ्रोम्बिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे है अब आरबीसी। अब आरबीसी के बारे में देखते हैं भाई, आरबीसी क्या होता है। देखो सबसे पहले आरबीसी के दूसरे नाम को समझें, तो दूसरा नाम है इसका एरिथ्रोसाइट्स। बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में डायरेक्टली पूछता है क्या कि क्या नाम है, तो एरिथ्रोसाइट्स आप याद कर लेते हो। ठीक, दूसरा है क्या कि इसका शेप कैसा होता है। कई बार शेप पूछते हैं। शेप जो होता है वो इसका बाइकॉनकेव शेप होता है, बाइकॉनकेव। और देखो यहाँ पे ये इस तरीके का, ये इस तरीके का टैबलेट, हाजमोला का टैबलेट देखा है ना आपको, उस तरीके का होता है, इस तरीके का। तो बाइकॉनकेव आप याद रखोगे क्या कि ये कैसा होता है, बाइकॉनकेव शेप होता है। और दूसरी बात क्या कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। अब ये सेल है तो सेल के अंदर तो न्यूक्लियस होना चाहिए ना, मैंने आपको बताया था कि सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होना चाहिए, बट इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। ये चीज आप याद करोगे। इसी का मतलब होता है, इसी को हम दूसरे शब्दों में कहते हैं ए न्यूक्लिएटेड, ए न्यूक्लिएटेड। दूसरी बात कि भाई अगर इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है तो इसके अंदर एक चीज और नहीं होता है जो आप याद करके रखोगे, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है। तो आप याद करके रखोगे आरबीसी के अंदर, अगर पेपर डीप में आएगा तो आपसे पूछा जाएगा क्या इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, नहीं होता है, क्या इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, नहीं होता है। ठीक है, आप ये चीज याद रखोगे। इसका शेप कैसा होता है, बाइकॉनकेव शेप होता है। ठीक, अब देखो इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट है, वो क्या है, वो है हीमोग्लोबिन। वो है क्या है, हीमोग्लोबिन। इसी ने तो ब्लड का कलर रेड किया था, इसी ने तो ब्लड का कलर रेड किया था। और क्यों किया था, कौन से एलिमेंट के कारण रेड किया था? एलिमेंट था आयरन, एलिमेंट था आयरन। ठीक है ना, एलिमेंट था आयरन। ये चीज समझ में आई। तो अब देखो, अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई जब ये रेड करता है ना, जब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, जब ब्लड जो है वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, तो आरबीसी क्या करती है, समझना मेरी बात को। क्या हो रहा होता है क्योंकि इस तरीके से अगर हम देखें कि अगर ब्लड जो है वो अगर इस तरीके से ब्लड अगर जा रहा होता है, समझना कि अगर ब्लड जो है, मैंने बताया क्या कि सबसे पहले तो इसमें जो है वो क्या होगा, फ्लूइड पार्टिकल प्लाज्मा होगा। ये फ्लूइड पार्टिकल प्लाज्मा, और इस फ्लूइड पार्टिकल प्लाज्मा में जो है वो ब्लड के सेल्स जो हैं वो इस तरीके से लटके होंगे, है ना। अब इसी आरबीसी के कारण जो है वो पूरे ब्लड का कलर लाल होता है, ऐसा है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब ये क्या होगा, क्या कि इसके पास में क्या होगा, इसके पास में होगा आपका हीमोग्लोबिन। इसके पास में क्या होगा, इसके पास में होगा हीमोग्लोबिन, इस रेड वाले के पास, आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन। अब ये क्या होगा, क्या कि जब ये लंग्स के पास जाएगा, क्योंकि हमने रेस्पिरेशन पढ़ लिया बहुत अच्छे से, तो हमें पता है क्या कि रेस्पिरेशन में एल्वियोलाई, अब देखना यहाँ पे ऐसा ही तो एल्वियोलाई बनाया था, और यहाँ पर जो है वो इसकी पतली पतली कैपिलरीज में क्या था, एल्वियोलाई के थ्रू जो है वो मैंने आपको बताया था ना, क्या कि यहाँ से जो है वो ये क्या करता था, ऑक्सीजन डाल देता था, और यहाँ से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज ऐसे हो जाता था। ये है एल्वियोलाई, ठीक है ना, ये एल्वियोलाई। और ये था जो है वो आपका कैपिलरीज। तो इसमें क्या हुआ, इस ब्लड के अंदर, इस ब्लड के अंदर, अब ये ब्लड में ऑक्सीजन का ये ट्रांसफर हुआ कैसे, मैंने आपको बताया क्या कि भाई गैसियस जो आपका एक्सचेंज हुआ वो बताया था आपको क्या कि डिफ्यूजन के थ्रू हुआ था, डिफ्यूजन के थ्रू हुआ था। ये मैंने आपको बताया था क्या कि डिफ्यूजन के थ्रू हुआ था। लेकिन भाई ऑक्सीजन को अट्रैक्ट किसने किया,
ये चीज इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन को जो है वो अट्रैक्ट किसने किया था? तो ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करने वाला फैक्टर कौन था ब्लड के अंदर? हीमोग्लोबिन। और ये कैसे अट्रैक्ट कर रहा था? जैसे ही ये अट्रैक्ट कर रहा था, वो क्या करने लग रहा था? ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ के ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता था। क्या करता था? ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता था। बहुत इंपॉर्टेंट, पूछा गया है पेपर में कई बार, क्या कि हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाता है? क्या बनाता है? ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है। और यहीं पे आप याद कर लो एफिनिटी ऑर्डर, मैंने वहां पे भी बताया था, क्या कि अगर बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ वो पहले कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाएगा, उसके बाद ऑक्सीजन के साथ, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो सबसे ज्यादा एफिनिटी हेमोग्लोबिन की कंबाइन करने की किसके साथ होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, फिर ऑक्सीजन के साथ, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो ये बात भी आप याद रखोगे, पेपर में ये भी पूछा जाता है। ठीक, अब देखो, अब आगे बात करते हैं क्या कि भाई इसका लाइफ स्पैन क्या होता है, ये भी पूछा जाता है क्या कि भाई ये कितने समय तक जिंदा होता है? तो भाई ये 120 दिनों तक। पेपर में एक ऑप्शन में दिया हुआ था 12 दिन, 12 दिन, वहां पे इनकरेक्ट बताना था, वहां पे 12 दिन दिया हुआ था। ठीक है, बहुत सारे स्टेटमेंट थे, मैं आपको करवाऊंगा, बहुत सारे स्टेटमेंट थे, और उस स्टेटमेंट में 12 दिन लिखा हुआ था। आप जो है वो पेपर के प्रेशर में ना, आप 12 को 120 कब पढ़ने लगते हो आपको पता नहीं चलता है, तो बहुत दिमाग से काम करना है। 12 दिन नहीं होता है, 120 दिन होता है, याद रखोगे। ठीक है, ये कहाँ बनता है? ये बोन मैरो में बनता है, बोन मैरो में बनता है। और प्रोसेस क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोसेस क्या होता है? एरिथोपोएसिस, एरिथोपोएसिस, ये चीज याद रखोगे। प्रोसेस कौन सा है? बनने का प्रोसेस, बोन मैरो में ये बनता है, बोन मैरो में बनेगा। बोन मैरो जो है वो कैसा स्केलेटल सिस्टम, जब हम पढ़ेंगे ना तो बताऊंगा मैं आपको, क्या कि इस तरीके से जो है वो अपनी हड्डी होगी ना, इस तरीके से हड्डी होती है ना, फीमर के अंदर होता है ये एक्चुअली। तो ये बोन के अंदर ना, बोन के अंदर एक कैविटी के अंदर इस तरीके से बोन मैरो होता है, इस तरीके से फ्लूइड जैसा बोन मैरो होता है, और वो रेड कलर का ही होता है, इसीलिए रेड बोन मैरो लिखा हुआ है। इस बोन मैरो के अंदर ही बनता है वो, इसी बोन मैरो के अंदर बनता है, यही है बोन मैरो, यही है बोन मैरो। ठीक है ना, बोन मैरो हम लोग स्केलेटल सिस्टम में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। तो यही है बोन मैरो, इसी बोन मैरो के अंदर बनता है। अब ये क्योंकि रेड कलर का होता है इसीलिए रेड बोन मैरो, बस बात खत्म है। और प्रोसेस कौन सा है? एरिथोपोएसिस, एरिथोपोएसिस। ठीक, मरता कहाँ है? मरता कहाँ है? डिस्ट्रॉय कहाँ होता है? स्प्लीन के अंदर डिस्ट्रॉय होता है। कहाँ होता है? स्प्लीन के अंदर। और स्प्लीन को ही जो है वो क्या कहा जाता है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का ग्रेवयार्ड कहा जाता है, ये चीज भी। साथ ही साथ लिवर भी होता है। तो पेपर में अगर लिवर दे दिया, स्प्लीन तो सब याद करके जाते हैं, बट लिवर अगर दिया ना तो लिवर में गड़बड़ कर जाओगे, तो ये चीज भी याद करके रखोगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब बात आता है क्या कि भाई आरबीसी के ऊपर नीचे होने से कोई अगर बॉडी में डिसऑर्डर होता है, कोई बीमारी होती है, तो उन सारी चीज़ों के बारे में भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। उस स्टेज को भी जो है वो हम देखते हैं। देखो, अगर आरबीसी काउंट अगर बॉडी में बढ़ जाए, पहले घट जाए, देखते हैं, पहले अगर घट जाए, अगर आरबीसी काउंट अगर घट गया तो फिर क्या होगा? तो अगर घटा है तो क्या होगा? एरिथोसाइटोपेनिया। देखो, साइटो मीन्स सेल और पेनिया मीन्स कम। पेनिया मीन्स क्या होता है? कम होता है, कम होता है। साइटो मीन्स क्या होता है? साइटो मतलब सेल है, और एरिथो मतलब रेड है। ठीक है ना, तो रेड ब्लड सेल के अंदर अगर कमी आएगी तो क्या होगा? सॉरी, आरबीसी काउंट जो है वो कम हो रहा है, तो क्या हो गया? एरिथोसाइटोपेनिया हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? तो साइटो मीन्स मैंने क्या बोला? साइटो मतलब सेल, साइटो मतलब सेल, और पेनिया मीन्स कमी, पेनिया मीन्स कमी, है ना, कमी, लैक करना। तो इसी तरीके से, और एरिथो मतलब देख रहे हो ना यहाँ पे, एरिथो, एरिथो मतलब क्या हुआ? रेड, एरिथो मतलब रेड, है ना, और ये जो है वो साइट्स मतलब सेल, तो रेड ब्लड सेल यहाँ से हो गया। ठीक है, तो समझ में आई बात, एरिथो मीन्स। चलो आगे, पॉली, अब जो है वो अगर आरबीसी अगर बढ़ जाए, अगर आरबीसी अगर बढ़ जाता है तो क्या होगा भाई? पॉलीसाइथेमिया, पॉलीसाइथेमिया। ये पूछे ना पूछे लेकिन ऊपर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आरबीसी की कमी। उसके बाद फिर पूछा जाएगा क्या कि अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट, ये अक्सर जो है वो लड़कियों में देखा जाता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो आपको क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज आप करोगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा, जहां जहां स्टार लगा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, देखो स्प्लीन का पोजीशन देख लो, स्प्लीन कहाँ पे है? देखो, ये अपना पेट है यहाँ पे, ये अपना ये पेट है यहाँ पे, और पेट के ठीक ऊपर जो है वो यहाँ पे क्या है? स्प्लीन है, पेट के ऊपर स्प्लीन है। या फिर आप ऐसे देख सकते हो क्या कि ये अपना यहाँ पे लिवर है, और लिवर के ठीक बाजू में जो है वो क्या है? स्प्लीन है। तो स्प्लीन का पोजीशन अक्सर पूछा जाता है, तो ये एब्डोमेन के अपर साइड में होता है, एब्डोमेन के अपर साइड में होता है, अपर साइड ऑफ एब्डोमेन।
एब्डोमेन या स्टमक जो भी है, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखोगे। चलो अब देखते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो भाई देखो, डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स। शिट, यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, कोई बात नहीं, ल्यूकोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है भाई? ल्यूकोसाइट्स। अब देखो, ल्यूको का मतलब क्या हो गया? ल्यूको मतलब होता है वाइट, और ये जो है वो साइट्स मतलब क्या हो गया? सेल। तो वाइट ब्लड सेल, यहाँ से तो ल्यूको जहां भी दिखे क्या समझ में आएगा? वाइट। तो डब्ल्यूबीसी के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना, ये चीज। अब देखो, ये न्यूक्लिएटेड होता है, ये न्यूक्लिएटेड होता है, इरेगुलर होता है। देख रहे हो इसका शेप, देख रहे हो यहाँ पे ये कैसा है, इसका शेप देख रहे हो कैसा है? तो ये अलग सा शेप है, इरेगुलर शेप है। वहीं अगर हमने आरबीसी में देखा था तो वो कैसा था? कैप्सूल शेप का था, उसे हम क्या बोल रहे थे? बाइकॉनकेव शेप कह रहे थे, ठीक है। ये इम्यूनिटी देता है, ये हर किसी को पता है क्या करता है? इम्यूनिटी देता है, इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत देता है, ठीक। इसका लाइफ स्पैन क्या होता है? कुछ दिन तक या कुछ घंटे तक जो है वो ये जी पाता है, यही। वहीं पे आरबीसी कितना? 120, ठीक है, 120 दिन। अब देखो, ये भी जो है वो बोन मैरो में बनेगा, बोन मैरो के साथ साथ ये लिम्फ ऑर्गन्स में भी बनेगा। कहाँ बनेगा? लिम्फ ऑर्गन्स में। अब ये लिम्फ ऑर्गन्स जो है वो मैं आपको बताऊंगा अभी ही, आज के लास्ट टॉपिक में हम लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में जानेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम को जब समझेंगे तो हमें पता चलेगा क्या कि लिम्फ ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, ये सब मैं बताऊंगा आज आपको, ठीक है। तो कहाँ कहाँ बना है अपना डब्ल्यूबीसी? डब्ल्यूबीसी जो है वो बोन मैरो में तो बना ही है, साथ में लिम्फ ऑर्गन्स में भी बना है, ठीक है, ये चीज। अब देखो, अब डब्ल्यूबीसी को थोड़ा समझते हैं क्या कि डब्ल्यूबीसी में किस तरीके से बाइफर्केशन हुआ है, ठीक। देखो यहाँ पे सबसे पहले हुआ ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरा है ए ग्रेनुलोसाइट्स, डन। अब ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर जो है वो कैसे है? न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। पेपर में पूछा जाता है, आपको लग सकता है कई टीचर नहीं बताते हैं, लेकिन पेपर में जो है वो क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछे गए हैं ना, आप सोचोगे क्या कि भाई ये कहाँ से पूछा गया। मैं आपको क्वेश्चन जब करवाऊंगा तो आपको बताऊंगा। देखो यहाँ पे आप इसको किसी भी तरीके से याद कर सकते हो। बेंटेन देखते हैं बहुत लोग ना, बेंटेन, तो उस तरीके से बी एन करके याद कर सकते हो बेंटेन से। बी फॉर बेसोफिल्स, ई फॉर इसिनोफिल्स और एन फॉर जो है वो न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हो यहाँ से। अब देखो, न्यूट्रोफिल्स क्या करता है? ये फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस। अब ये फेगोसाइटोसिस क्या है भाई? अगर कोई भी बाहरी वायरस, बैक्टीरिया, कुछ भी अगर एलर्जिन अगर हमारे बॉडी के अंदर घुसता है तो वो क्या करता है? ये सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स जो है वो क्या होगा? एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है ना, मारने के लिए उनको। जैसे बैक्टीरिया हो या फिर वायरस हो या फिर जो है वो कोई भी पैथोजन हो, वो क्या करेगा? वो जो है वो मारने के लिए एक्टिव हो जाएगा। तो ये काम किसका है? न्यूट्रोफिल्स का है, याद रखना है। इसिनोफिल्स क्या करता है? किसी भी तरीके की अगर एलर्जी होगी ना तो उस चीज में ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक। अब देखो बेसोफिल्स, बेसोफिल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेसोफिल्स जो है वो हिस्टामाइन रिलीज करता है, हिस्टामाइन रिलीज करता है। भाई हिस्टामाइन क्या करता है? हमारे ब्लड का जो फ्लो होता है ना उसको प्रमोट करता है। देखो क्या होता है, हमारा ब्लड फ्लो कर रहा था किसके कारण? प्लाज्मा के कारण। और उस प्लाज्मा में जो है वो ब्लड को फ्लो करने के लिए जो है वो कौन अपना ये प्रोटीन निकाल रहा है? हिस्टामाइन। कौन निकाल रहा है? बेसोफिल्स निकाल रहा है, ठीक है ना। और बेसोफिल्स किसमें? डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी जो है वो हेल्प कर रही है ब्लड के फ्लो के लिए, और उसमें हेल्प कौन कर रहा है? हिस्टामाइन। तो ये चीज आप याद रखोगे, हिस्टामाइन, ठीक है, हिस्टामाइन। अब साथ में इंपॉर्टेंट है हेपरीन, साथ में इंपॉर्टेंट है हेपरीन। अब ये हेपरीन क्या है भाई? हेपरीन जो है वो ब्लड को क्लॉट नहीं होने दे रहा है। देखो ब्लड के अंदर ना क्लॉटिंग फीचर है, ब्लड जो है वो थक्का जमने का उसके अंदर जो है वो क्या है? वो एक फीचर है ब्लड के अंदर। तो ब्लड जो है वो थक्का बनना, समझना मेरी बात को, ब्लड जो है वो क्लॉट करना, थक्का बनना उसका एक फीचर है, उसका फीचर है। उस फीचर को रोकना जरूरी है ना। जब हमारा हाथ पैर कटे फटे कुछ हो तब क्लॉट करे ना। अगर वो अंदर अंदर चलते हुए अगर ब्लड वेसल के अंदर ही अगर क्लॉट करने लगे तो कितनी बुरी बात हो जाएगी, है ना। तो इससे क्या होगा? हमें इस फैक्टर को रोकना है, और इस फैक्टर को रोकने के लिए जो है वो कौन सा आता है? हेपरीन। क्या आता है? हेपरीन। हेपरीन सिक्रीट किया जाता है। हेपरीन किस में होता है? हेपरीन बेसोफिल्स में होता है। अब याद कर लो, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हेपरीन जो है वो कौन सिक्रीट करता है, ये भी मैं आपको बता दूं, यहीं पे आप याद कर लो। सिक्रीट करता है लिवर, लिवर जो है वो हेपरीन को सिक्रीट करता है, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बेसोफिल्स में होता है हेपरीन, बट हेपरीन सिक्रीट कौन करता है? हेपरीन सिक्रीट करता है लिवर, ठीक है, ये चीज आप याद करके रखोगे, ठीक। अब देखो ब्लड के अंदर तो क्लॉटिंग फीचर है, लेकिन वो तो शरीर के अंदर जब बह रही है ब्लड तो उसको जो है वो रोका जा रहा है क्लॉट करने से, किसके द्वारा? हेपरीन के द्वारा। निकालता कौन है? सिक्रीट कौन करता है भाई? सिक्रीट करता है आपका लिवर। और ये जो है वो
WPC के कौन से कंपोनेंट के अंदर है, तो वो बेसोफिल्स के अंदर है। ये बात हो गई। बट मान लो क्या कि हमने जो है वो क्या किया, क्या कि ब्लड डोनेट कर दिया। अब ब्लड डोनेट करने के बाद ब्लड जो है वो अगर थक्का जमने का तो उसके अंदर फीचर है, जब शरीर के अंदर था तो उसको जो है वो रोका जा रहा था हेपरीन के थ्रू। बट अब जो है वो उसको कौन रोकेगा, तो अब जो है वो कौन सा केमिकल रोकता है, वो है सोडियम साइट्रेट। ये चीज सोडियम साइट्रेट, तो ब्लड के अंदर सोडियम साइट्रेट मिलाया जाता है ताकि ब्लड थक्का न बने। कहाँ पे, ब्लड बैंक में। पूछा गया है क्वेश्चन, याद रखना है। ठीक, अब चलो अब ए ग्रेनुलोसाइट्स को समझते हैं। ए ग्रेनुलोसाइट्स क्या है भाई, उसमें एक होता है लिम्फोसाइट्स अत्यधिक इंपॉर्टेंट, और दूसरा है मोनोसाइट्स। देखो, लिम्फोसाइट्स के अंदर होते हैं दो तरीके के सेल, एक होते हैं टी सेल और एक बी सेल। टी सेल क्या करेगा, टी सेल ट्यूमर को मारेगा। टी सेल क्या करेगा, ट्यूमर को मारेगा। और बी सेल क्या करेगा, एंटीबॉडीज जनरेट करेगा ताकि वो क्या कर सके, वो जो है वो बाहरी पैथोजन से है लड़ सके। ठीक है, ये चीज समझ में है। तो लिम्फोसाइट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टी सेल और बी सेल किसके पार्ट हैं, लिम्फोसाइट्स के पार्ट हैं। ठीक है, और लिम्फोसाइट्स किसका पार्ट है, ए ग्रेनुलोसाइट का, और ए ग्रेनुलो किसका, WBC का। इस तरीके से आप याद रखोगे। ठीक, अब देखो मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स क्या करेगा, मोनोसाइट में कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। अगर मरे हुए डेड सेल्स होंगे ना, उसको हटाने का, बॉडी से हटाने का काम कौन करेगा, मोनोसाइट्स करेगा। ठीक, यही चीज हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, बेसोफिल्स आप नहीं भूलोगे, हिस्टामाइन और हेपरीन, और साथ ही साथ जो है वो आप लिम्फोसाइट्स को नहीं भूलोगे, टी सेल और बी सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज। अब चलिए WBC है। देखो ये ना, ये फोटो अगर आप देख रहे हो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा क्या कि ये फोटो कितना इंपॉर्टेंट है, ये पिक्चर, ये डायग्राम कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे। अब देखो, WBC से रिलेटेड अगर हम डिसऑर्डर्स की बात करें तो क्या क्या हो सकता है। देखो, साइटोपेनिया। साइटोपेनिया मतलब मैंने आपको क्या बोला, साइटो मतलब सेल और पेनिया मतलब कमी। तो सेल की कमी हो रही है किसमें, ल्यूको मींस वाइट, तो वाइट ब्लड सेल की कमी हो रही है। तो वाइट ब्लड सेल की अगर कमी होगी तो क्या होगा, ल्यूकोसाइटोपेनिया। खत्म बात। ठीक, इस तरीके से याद करोगे। ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस में क्या होगा भाई, WBC ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया, WBC कैंसर, कैंसर ऑफ WBC। ठीक है ना। देखो, इसमें नॉर्मली WBC एक नॉर्मल आदमी में देखो ये कितना कम है WBC, बट जब ल्यूकेमिया हुआ तो देखो WBC का कंपोनेंट कितना बढ़ चुका है। देख रहे हो कितना WBC का कंपोनेंट जो है वो बढ़ चुका है। तो यही हुआ। तो ल्यूकेमिया याद करके रखना है, क्योंकि ल्यूकेमिया जो है वो पेपर में पूछा जाता है, याद करके रखोगे ल्यूकेमिया। ठीक, चलिए। तो WBC में हमने सब कुछ देख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट था WBC। ठीक, अब देखो, अब हम बात करते हैं ब्लड प्लेटलेट्स की। ब्लड प्लेटलेट्स देखिए, अब ब्लड प्लेटलेट में क्या है भाई, ब्लड प्लेटलेट को कहते हैं हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स। बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो ये क्या करता है, ब्लड प्लेटलेट का काम क्या है। हमने देखा क्या कि भाई आरबीसी किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करने में मदद कर रहा था, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना के, इस तरीके से। ठीक है ना। WBC जो है वो क्या कर रहा था, इम्यूनिटी दे रहा था। तो अब प्लेटलेट भी तो कुछ करना चाहिए ना, प्लेटलेट भी तो करना चाहिए ना। प्लेटलेट क्या करेगा, प्लेटलेट जो है वो क्लॉटिंग का काम करेगा। क्या करेगा, क्लॉटिंग का काम करेगा। तो ये जो है वो क्या करेगा, ये क्लॉटिंग में मदद करेगा। और कैसे, ये जो है वो क्या करेगा, थ्रोम्बोप्लास्टीन सिक्रीट करता है, रिलीज करता है। ठीक है ना। तो क्या करता है, ये थ्रोम्बोप्लास्टीन रिलीज करता है, जिसके कारण ब्लड क्लॉटिंग होगा। अभी हम देखेंगे ब्लड क्लॉटिंग किस तरीके से होता है। तो आप याद रखोगे, क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले बताया कि भाई प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा में दो चीजें होती हैं, दो प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, फिब्रिनोजेन, फिब्रिनोजेन, और दूसरा प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। ये चीज एकदम याद करके रखोगे, क्या कि प्लाज्मा के अंदर होता है। इसके अलावा दो तो और थे, एल्बुमिन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन। ठीक है ना, ये चीज। बट क्लॉटिंग फैक्टर के नाम पे अगर मैं बात करूंगा तो क्लॉटिंग फैक्टर में, सॉरी, क्लॉटिंग फैक्टर में अगर आप बात करोगे तो ये फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज प्लाज्मा के अंदर। अभी हम लोग सबसे पहले ये भी, ठीक है, प्लेटलेट के अंदर प्रोथ्रोम्बिन। ठीक, अब देखिए, अब ये भी कहाँ बनता है भाई, ये भी जो है वो बोन मैरो के अंदर ही बनता है, बोन मैरो के अंदर। और मरेगा कहाँ भाई, ये भी स्प्लीन के अंदर ही। ठीक है, एक पूरा चार्ट बना के मैं दूंगा, जिसको आप वन शॉट होगा, आप देखो एक बार में, पेपर में वहां से आना ही है, वो सारी चीजें हो जाएंगी आपकी। ठीक है, अभी आप सुनते चलो बस। ठीक, अब देखो, अब बात करते हैं डिसऑर्डर्स की। डिसऑर्डर्स में तो भाई भाई देखो यहाँ पे,
थ्रोम्बो मीन्स क्या था, थ्रोम्बो मतलब ब्लड प्लेटलेट, साइटो मतलब सेल और पेनिया मतलब कमी। तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब क्या होगा, प्लेटलेट की कमी, प्लेटलेट की कमी। ठीक है, अब ये देखो थ्रोम्बोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोसिस मतलब क्या हो गया भाई, प्लेटलेट ज्यादा हो जाएगा, प्लेटलेट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, अब थोड़ा ब्लड क्लॉटिंग को समझते हैं, ब्लड क्लॉटिंग को समझते हैं। देखो मैं अब आपको एक अच्छे से बताता हूँ, ये पूरा स्टेप है यहाँ पे, ये पूरा स्टेप है, बट मैं आपको समझाता हूँ क्या कि किस तरीके से होता है। देखो अभी मैंने बताया आपको कि क्या हुआ, ब्लड प्लेटलेट्स के अंदर, ब्लड प्लेटलेट्स के अंदर क्या था भाई, अभी बताया मैंने क्या कि ब्लड प्लेटलेट्स के अंदर थ्रोम्बो थ्रोम्बोप्लास्टीन था, थ्रोम्बोप्लास्टीन था। देखो अभी हमने देखा ना कि थ्रोम्बोप्लास्टीन कहाँ था, ब्लड प्लेटलेट के अंदर था। ठीक है, तो थ्रोम्बोप्लास्टीन था। अब ये क्या करता है, क्या कि ये कैल्शियम के साथ, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम, कैल्शियम के साथ और विटामिन के साथ मिल के क्या करेगा, पहले समझना एक और चीज, प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर क्या था भाई, प्लाज्मा के अंदर दो चीजें थी, प्लाज्मा के अंदर दो चीजें थी, प्लाज्मा के अंदर था प्रोथ्रोम्बिन, अभी बताया था प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, और एक था फिब्रिनोजेन। ठीक है, फिब्रिनोजेन, फिब्रिनोजेन। ठीक है, अब देखो ये ना, ये पूरा जो बना, ये पूरा प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम, कैल्शियम और विटामिन के, यहाँ पे मैं पूरे अच्छे से लिखता हूँ, विटामिन, कोई पोटेशियम ना समझ ले, विटामिन के साथ मिलके क्या करता है, क्या कि कन्वर्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में। ठीक है ना, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया, और ये थ्रोम्बिन जो है वो क्या करता है, फिब्रिनोजेन को फिब्रीन में कन्वर्ट करता है, क्या करता है, फिब्रिनोजेन को फिब्रीन में कन्वर्ट करता है। और ये फिब्रीन पता है क्या करता है, ये फिब्रीन जो है वो आरबीसीज को पकड़ लेता है, आरबीसीज को क्या करता है, जाल की तरह जो है वो ट्रैप में ले लेता है, और ट्रैप में लेने के बाद क्या करता है, क्लॉट करता है, ट्रैप में लेने के बाद क्या करता है, क्लॉट करता है। फिर से एक बार सुनो, फिर से एक बार सुनो, देखो मैंने बोला क्या कि ब्लड प्लेटलेट्स के अंदर क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टीन होता है। ठीक, अब ये थ्रोम्बोप्लास्टीन जो है वो क्या करता है, कैल्शियम और विटामिन के की मदद से क्या करता है, क्योंकि प्लाज्मा के अंदर जो अपना प्रोथ्रोम्बिन था उसके साथ मिल के कन्वर्ट कर देता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में। ठीक है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम और विटामिन के जो है वो क्या करता है, वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है, और फिर क्या करता है, थ्रोम्बिन जो है वो फिब्रिनोजेन को जो है वो क्या करता है, फिब्रीन में कन्वर्ट कर देता है, और फिब्रीन जो है वो आरबीसी के टैबलेट्स को पकड़ के क्या करता है, जहाँ पे कटा फटा वाला इंजरी वाला इलाका होता है वहां पे क्या करता है, जमा के बांध देता है, और वहां इसी तरीके से क्या हो जाता है, इसी तरीके से क्लॉटिंग हो जाती है। ठीक है ना, ये चीज समझ में आया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कन्वर्ट हुआ, ये जो है वो, ये इसको कन्वर्ट किए, और यहाँ से ये कन्वर्ट हुआ, ठीक है ना, यहाँ से ये भी कन्वर्ट हुआ, और यहाँ पे सॉरी, यहाँ से ये भी कन्वर्ट हुआ, और ये जो है ये क्या करेगा, इसको ट्रैप करके इस तरीके से करेगा, दिखाता हूँ मैं आपको। देखो इस तरीके से यहाँ पे जो है वो फिब्रीन के स्ट्रैंड्स बने हैं, देखना है यहाँ पे, मैं इसका कलर चेंज करूँ जरा, देखो ये वाइट वाइट देख रहे हो, ये फिब्रीन का स्ट्रैंड, ये जो आरबीसी जा रहे थे ना उसको फिब्रीन के स्ट्रैंड ने जो है वो क्या किया, पकड़ के जो है वो बांध दिया है, ऊपर से बांध दिया, ताकि वहां पे जो है वो क्या हो जाए, वो पैक हो जाए, और इसी तरीके से ब्लड का क्लॉटिंग हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पूरा समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूरा जो है वो स्टेप वाइज में लिखा हुआ है। ठीक, पेपर में पूछा गया है इसीलिए मैंने आपको बताया है ये चीज। ठीक, चलो अब इसमें जो है वो फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर इंपॉर्टेंट है भाई, क्या क्या फैक्टर इंपॉर्टेंट थे, याद रखना है, कैल्शियम इंपॉर्टेंट था, देखो कैल्शियम प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिला था, विटामिन के इंपॉर्टेंट था, और फिब्रिनोजेन इंपॉर्टेंट है जो कि प्लाज्मा प्रोटीन है, बताया था ना, प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, चलिए चलिए तो अब देखते हैं क्या कि कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को समझते हैं। देखते हैं क्या कि भाई बहुत सारे एनिमल्स में ना ब्लड का कलर बहुत अलग अलग होता है, और ये पूछा भी जाता है एग्जाम में क्या कि भाई किसका कलर क्या है वो चीज। तो देखिए सबसे पहला है रेड कलर, रेड जो है वो तो आपको पता है किसमें, हेमोग्लोबिन के कारण होता है, और हेमोग्लोबिन में कौन सा फैक्टर है भाई, आयरन पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, और ये किस में पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई है, ये ह्यूमन में या फिर मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। ठीक, अब ब्लू की बात करें तो ब्लू जो है वो किस में भाई, ऑक्टोपस, एकदम याद रखोगे, स्पाइडर, मोलस्का पूरा किंगडम, या फिर हॉर्स शू क्रैब। ठीक है, और ये किसके कारण होता है ब्लू, यहाँ पे हेमोसाइनिन, हेमोसाइनिन, और ये हेमोसाइनिन में कौन सा एलिमेंट है भाई, कॉपर है, कॉपर है, ये चीज भी याद करके रखोगे। ठीक,
अब देखो ग्रीन जो है वो ग्रीन किसके अंदर होगा, ग्रीन जो है वो सेगमेंटेड वर्म्स के अंदर होगा, ठीक। और ये क्या होगा भाई, ये किसके कारण होगा, क्लोरोक्रुओनिन, ठीक है, क्लोरोक्रुओरिन के कारण, ठीक है, ये चीज याद करके रखोगे। पर्पल, पर्पल जो है वो किसके कारण, पर्पल, पी फॉर पर्पल, पी फॉर पीनट वर्म्स, ठीक है ना। ये जो है वो हेमेरिथ्रिन के कारण, ठीक। अब ट्रांसपेरेंट की अगर बात करें, ट्रांसपेरेंट की बात करें तो ट्रांसपेरेंट है आइस फिश का, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो है वो हेमोग्लोबिन पाया ही नहीं जाता है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। खास करके ब्लू वाला हेमोसाइनिन और कॉपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखें। आगे है ये ब्लड सेल्स वाला, मैंने बताया था ना कि ये पूरा मैंने आपको दे दिया है। ये पूरा एक टेबल है जिसमें आपको पूरी चीजें मिल जाती हैं। तो एक बार में आप देखोगे पूरा टेबल, एक बार में रिवाइज, पूरा जो है वो आरबीसी पूरा ब्लड सेल्स ही रिवाइज हो जाएगा, ठीक। चलिए अब देखते हैं ब्लड ग्रुप्स को समझते हैं। देखो ब्लड ग्रुप्स की डिस्कवरी किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है कि ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने की थी, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। और इसके लिए उनको जो है वो नोबेल प्राइज भी मिला था, नोबेल प्राइज मिला था मेडिसिन के क्षेत्र में। और ये कब मिला था, 1930। पेपर टफ होगा, ये क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा आपसे, ठीक। ये चीज अब देखो, ब्लड ग्रुप में ना दो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। एक होगा आपका एंटीजन और दूसरा होगा एंटीबॉडीज, ठीक है, एंटीबॉडीज, ये चीज। अब देखो एंटीजन जो होता है ना वो आरबीसी के ऊपर होता है, एंटीजन जो होगा ना वो आरबीसी के ऊपर होगा, वहीं एंटीबॉडीज प्लाज्मा के ऊपर होगी, ठीक। अब देखो ये एंटीजन ना, एंटीजन एक तरीके का ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। और एंटीबॉडीज क्या है भाई, ये फॉरेन एंटीजन अगर आएगा ना उसको मारने का काम करेगा। मतलब अगर ये फॉरेन ब्लड के अंदर अगर कोई एंटीजन है तब तो वो, मतलब अगर मेरे अंदर कोई एंटीजन है वो तो ठीक है, बट अगर कोई बाहरी एंटीजन अगर मेरी बॉडी के अंदर अगर आएगा तो ये क्या करेगा, एंटीबॉडीज उसको मारने का काम करेगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद रखना है, क्या कि अटैक्स फॉरेन एंटीजन, अपने एंटीजन को नहीं। जो हमारे ब्लड के अंदर जो एंटीजन है उसको रखेगा, बट अगर कोई बाहरी एंटीजन आएगा तो उसको क्या करेगा, यही एंटीबॉडीज मारने का काम करेंगे। और ये एंटीबॉडीज होती किस में, प्लाज्मा के ऊपर, प्लाज्मा के ऊपर, ठीक। ये चीज आप याद रखोगे। अब देखो ये एंटीजन ए और एंटीजन बी, याद रखना क्या कि इसको कैपिटल ए और कैपिटल बी से शो करते हैं, ठीक है। यही एंटीबॉडी, सॉरी यहाँ पे बॉडी होगा, बॉडी इसको स्मॉल ए और स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये चीज तो इसमें इंपॉर्टेंट बस इतना है क्या कि पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है क्या कि एंटीजन किसके ऊपर होता है, आरबीसी के ऊपर, और अगर एंटीबॉडीज का पूछे तो प्लाज्मा के ऊपर। ये क्या है, ये एक तरीके का जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन है। वहीं एंटीबॉडीज के बारे में क्या होता है क्या कि ये अगर फॉरेन एंटीजन अगर हमारी बॉडी में अगर आ जाता है तो उसको मारने का काम करता है, बस इतना सा, ठीक। अब देखो यही जो है वो ब्लड ग्रुप का सिस्टम है। ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी और ओ है, ठीक है ना, यही है। तो यही एबीओ सिस्टम जो है वो किसने बताया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया था, और इसी के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था, डन। अब देखो ये एबीओ सिस्टम में क्या है भाई, पहले एक ए ब्लड ग्रुप होगा, एक बी होगा, एक ए बी होगा और एक ओ ब्लड ग्रुप होगा। ए बी जो है वो क्या है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, ले सकता है। और जो है ये ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है। कैसे है उस चीज को देखिए जरा सा, देखिए, देखिए यहाँ पे। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन को समझते हैं क्या कि ब्लड डोनेट जब करते हैं ना तो उसी को ट्रांसफ्यूजन कहते हैं, क्या कि कौन सा ब्लड कौन सा ले सकता है और कौन सा ब्लड ग्रुप कौन सा नहीं ले सकता, रिजेक्ट कर देगा, वो चीज समझना है हमें। देखिए अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप ए की, ब्लड ग्रुप ए की, तो उसके ऊपर सबसे पहले समझते हैं क्या कि कौन सा एंटीजन और कौन सा एंटीबॉडी, ठीक है ना। इसके अंदर अगर ए है तो एंटीजन ए ही होगा, ठीक है ना, कौन सा एंटीजन ए ही होगा। बट एंटीबॉडी कौन सा होगा, ठीक दूसरा वाला। मीन्स देखो अगर यहाँ पे मैं ऐसे लिखूं क्या कि अगर ए ब्लड ग्रुप है तो ए के अंदर अगर एंटीजन की बात करेंगे तो ए ही होगा। बट अगर ये एंटीजन है, एंटीजन है, और अगर एंटीबॉडी की बात करें तो विपरीत वाला होगा। क्या होगा, एंटीबॉडी जो है वो विपरीत वाला होगा, दूसरा, ए छोड़ के दूसरा वाला, ठीक है ना, ये चीज। तो एंटीजन सेम और एंटीबॉडी अपोजिट वाला। वैसे ही बी में अगर बात करें तो बी में क्या होगा, बी में एंटीजन सेम और एंटीबॉडी दूसरा वाला, ठीक है ना। ए बी में बहुत इंपॉर्टेंट, ए बी में, ए बी में पूछ लेते हैं क्या कि एंटीजन कौन सा, तो एंटीजन याद रखना है, एंटीजन जो है वो क्या होता है, एंटीजन सेम, एंटीजन सेम, एंटीबॉडी अपोजिट वाला, अपोजिट वाला, ठीक ना, इस तरीके से। तब ए बी है तो ए बी तो होना ही है, तो ए और बी दोनों होगा। अब ए और बी जब दोनों हो गया तो बचा क्या, कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं तो नन, यही चीज। तो ये पूछा जाता है क्या कि भाई ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन कौन सा या एंटीबॉडी कौन सा, ठीक। अब देखो ओ में
ओ में जो है वो कुछ भी नहीं है, तो ए ओ में कुछ भी नहीं, तो एंटीजन कुछ भी नहीं, और तो बचा क्या, एंटीबॉडी ए और बी, ये चीज। तो ये ए बी और ओ ये कई बार पूछा गया है पेपर में, तो ये चीज आप याद रखोगे है किसमें कौन सा एंटीजन और कौन सा एंटीबॉडी, ये चीज। अब देखो यहाँ पे डोनर है, डोनर नीचे की तरफ है, और यहाँ पे रिसिपिएंट्स है, ये रिसिपिएंट्स है, ठीक। अब देखते हैं भाई, अगर ए ब्लड ग्रुप वाला है कोई, अगर ए ब्लड ग्रुप वाला है तो वो किसको किसको दे सकता है, समझना। ए ब्लड ग्रुप वाला ए को तो देगा ही, बी को नहीं दे पाएगा, बी को नहीं देगा, और ए बी को देगा। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, जहां जहां तुमको ए दिखा, ए वाले में जहां जहां ए दिखा उसको दे सकता है, उसके अलावा कहीं नहीं दे सकता है। तो ए देखो, ए यहाँ दिख रहा है, ए यहाँ दिखा, और ए बी में ए दिखा, तो ए बी में भी ए, और यहाँ पे ए में तो ए है ही, तो उसको उसको ये दे सकता है, उसको उसको दे सकता है, उसके बाद वाले को वो नहीं दे सकता है। इसी तरीके से जो है वो पूरा टेबल बना जाओगे। देखो अब बी को देखो, बी जहां जहां दिखेगा, बी यहाँ दिखा, बी यहाँ दिखा, तो इनको बी देगा, बी देगा, इसके अलावा कहीं भी नहीं देगा, ठीक, समझ में आई बात। अब अगर ए बी की बात करें, ए बी में जो है वो सिंगल ए को नहीं देगा, सिंगल बी को नहीं देगा, ये सिर्फ ए बी को देगा, याद रखना, सिर्फ ए बी को देगा, और ओ को भी नहीं देगा, ठीक। अगर ओ की बात करें तो ओ में जो है वो देखो, ओ जो है ये तो हमें पता ही है क्या कि यूनिवर्सल डोनर है, तो ये सभी को दे देगा, ठीक है। अब देखो इसीलिए ए बी जो है, ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो क्या है भाई, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, और ओ जो है वो देखो, ओ जो है, ओ को देखो यहाँ पे, ओ जो है वो क्या कर रहा है भाई, ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, इसी वजह से, ठीक है, समझ में आई बात, ठीक। चलिए ज्यादा हम अंदर जा नहीं रहे हैं इस चीज में, क्योंकि इतना ज्यादा हमें जो है वो कुछ करना नहीं है, हमें पेपर क्रैक करना है, मैंने आपको इससे भी ज्यादा बढ़ के बता दिया है, ठीक। अब देखो ब्लड ग्रुप को समझते हैं, तो ब्लड ग्रुप में और क्या होता है भाई, ब्लड ग्रुप में एक आरएच फैक्टर होता है, जिसके कारण आप सुनते हो ना पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, नेगेटिव ब्लड ग्रुप, वो वाला चीज। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो आरएच फैक्टर जो निकाला, वो कौन से साइंटिस्ट थे भाई, ये साइंटिस्ट थे लैंडस्टीनर, तो थे ही जो ब्लड ग्रुप के वो थे डिस्कवरर, साथ ही साथ जो है वो वीनर भी थे, ठीक है ना। तो स्टीनर और वीनर इस तरीके से याद कर सकते हो, स्टीनर और वीनर। और ये पता किसके ऊपर चला था, ये सबसे पहले जो है वो जानवरों के ऊपर ही पता चलता है, तो रीसस मंकी, रीसस कहीं ये आरएच है, ठीक है ना, रीसस कहीं आरएच है, ठीक। अब देखो आरएच पॉजिटिव, आरएच पॉजिटिव अगर पूछ दिया गया, तो पॉजिटिव अगर पूछा गया तो क्या बताया जाएगा, एंटीजन उसके ऊपर होगा, एंटीजन होगा। और अगर आरएच नेगेटिव है मतलब उसके ऊपर एंटीजन नहीं होगा, मतलब अगर कहा जाए ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, तो इसका मतलब इसके ऊपर एंटीजन क्या है या नहीं, एंटीजन है। और अगर ए नेगेटिव कहा जाए तो इसके ऊपर क्या है, नहीं, एंटीजन जो है वो इसके ऊपर नहीं है, इसके पास एंटीजन नहीं है, ये चीज। अब देखो यहाँ से बस सिर्फ इतना समझने की बात है, यूनिवर्सल डोनर कौन सा हुआ, देखो ओ नेगेटिव और यूनिवर्सल एक्सेप्टर या रिसिपिएंट कौन बोला, ए बी पॉजिटिव। ये कैसे याद कर सकते हैं, मैं कैसे याद करता था वो चीज मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई डोनेट करने वाला, सबसे पहले तो ये डोनर में ओ दिखता है, तो पहले ही एक चीज तो क्लियर हो गया क्या कि ओ है ना। देने वाला वैसे भी जीरो हो जाता है, तो देने वाला जीरो हो जाता है, तो डोनेट कर दिया, जीरो हो गया। और दिया तो और क्या, देने वाला निगेटिव में भी चला जाता है, तो वो नेगेटिव में चला जाता है, तो इस तरीके से देने वाला नेगेटिव में चला गया। अब देखो रिसिपिएंट जो ले रहा है वो लेगा, दोनों हाथों से लेगा, मतलब बचा क्या, दोनों ही चीजें क्या है, ए और बी, यही दो चीज तो थी ना, ये दोनों ही हाथों से ले रहा है इस तरीके से, और लेगा तो क्या पॉजिटिव में चला जाएगा, तो लेगा तो पॉजिटिव में चला जाएगा, तो इस तरीके से ए बी। तो रिसिपिएंट वाला जो है वो ए बी पॉजिटिव होगा और देने वाला ओ नेगेटिव होगा। इस तरीके से मैं याद कर लेता था, मुझे समझ में आ भी जाता था, ठीक। अब चलो अब देखते हैं एग्लूटिनेशन, ये क्या होता है, एग्लूटिनेशन क्या होता है भाई। देखो अब हमने देखा ना कि भाई अगर ए बी वाला है, अगर ए बी ब्लड ग्रुप वाला है, वो सिर्फ ए बी को ही दे सकता है, सिर्फ ए बी को दे सकता है, वो जो है वो ए बी या ओ को नहीं दे सकता है, ठीक है ना। बी वाला जो है वो सिर्फ बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, ए और ओ को नहीं दे सकता है, ये हमने देखा भाई। तो एक बात बताओ, अगर बी वाला जो है वो अगर ए को दे दे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही चीज समझते हैं। देखो क्या होता है ना, क्या कि अगर मान लो ए बी वाला है, ए बी वाला है, ए बी वाला किसको दे सकता है, ए बी वाला ए बी को दे सकता है, ठीक, इसको दे सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर वो बी को दे देगा तो पता है क्या होगा, क्या होगा, क्योंकि ब्लड जो है, ब्लड इसको जो है वो क्या करेगा, बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर उसके अंदर ब्लड का क्लम्पिंग होने लगेगा, थक्का बनने लगेगा, क्लम्प करने लगेगा, और क्लम्प करके जो है वो आदमी मरेगा, ठीक है ना। क्लम्पिंग होने लगेगा, ट्रांसफ्यूज नहीं कर पाएगा पूरा ब्लड, ब्लड मिक्स नहीं हो पाएगा ढंग से। ए बी के साथ अगर ए बी डालेंगे, या फिर अगर बी में हमने देखा क्या कि बी ब्लड ग्रुप वाला बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, ये दे सकता है, तो यहाँ पे जो है वो ब्लड का प्रॉपर मिक्सिंग हो जाएगा। वहीं अगर ये बी वाला अगर ए को दे जाएगा तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। क्या होगा उस केस में,
क्लम्पिंग होगा और इसी को बोलते हैं एग्लूटिनेशन, ठीक है ना। जब रॉन्ग ब्लड ग्रुप चला जाता है किसी के अंदर तो क्लम्पिंग जो हो जाती है ब्लड की, उसी को कहते हैं एग्लूटिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली जो है वो डेफिनेशन ही पूछ लेते हैं क्या कि एग्लूटिनेशन क्या होता है, ठीक। अब देखो RH इनकॉम्पैटिबिलिटी, देखो RH इनकॉम्पैटिबिलिटी इस इमेज से समझते हैं क्या कि आखिर ये क्या है। देखो अगर अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है और प्रेग्नेंट महिला जो है वो समझ लो क्या कि वो RH नेगेटिव है। RH नेगेटिव मतलब क्या, सपोज करते हैं क्या कि O नेगेटिव ब्लड ग्रुप है उनका, और बच्चा जो गर्भ में जो बच्चा है वो जो है वो सपोज कर लो क्या कि ये A पॉजिटिव है, A पॉजिटिव है, A पॉजिटिव, RH पॉजिटिव है। तो क्या हुआ, माँ जो है वो RH नेगेटिव है और बच्चा जो है वो RH पॉजिटिव है। इस केस में क्या होता है क्या कि बॉडी जो है, बॉडी इसको फॉरेन एलिमेंट समझ लेती है, इस बच्चे को क्या समझती है, फॉरेन एलिमेंट समझती है, फॉरेन एलिमेंट समझती है, फॉरेन एलिमेंट समझती है और इसके ऊपर क्या करती है, अटैक कर देती है, अटैक कर देती है और मारने की कोशिश करती है ना, बाहर मारने की कोशिश करती है, निकालने की कोशिश करती है, ठीक है ना। इस केस में जो है वो क्या होता है, गर्भपात हो जाता है। तो ये चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पूरे पर्टिकुलर केस को क्या कहते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस, ब्लास्टोटिस, ठीक है ना। ठीक, तो अब ये देखो ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखोगे क्या कि जब माँ RH नेगेटिव होगी, जब माँ RH नेगेटिव होगी और बच्चा जो है वो फीटस जो है वो RH पॉजिटिव होगा तो किस केस को जो है वो मतलब कौन सा केस अराइज करेगा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस, ठीक। चलिए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स को समझते हैं भाई, ठीक है। अब देखो सबसे पहले BP मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को समझते हैं, तो स्फेग्नो मैनोमीटर, ठीक है ना। स्फेग्नो मैनोमीटर जो है वो क्या है, BP मेजरमेंट करने के लिए, ठीक। उसके बाद एंजियोग्राफी के लिए कौन सा है, हार्ट जो है वो, एंजियोग्राफी में क्या होता है भाई, आर्टरीज को देखते हैं, हार्ट के अंदर जो आर्टरीज होती हैं उनको जो है वो हम लोग देखते हैं। तो क्या होता है एंजियोग्राफी में, हार्ट के अंदर की आर्टरीज को देख रहे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद फिर ECG में, इकोकार्डियोग्राम में क्या होता है, हार्ट का अल्ट्रासाउंड करते हैं और उसका इमेजिंग करते हैं, ठीक है। ये चीज भी पेपर में सारी चीजें पूछी गई हैं। उसके बाद फिर हेमोसाइटोमीटर, हेमोसाइटोमीटर इसमें क्या होता है भाई, RBC हो, WBC हो या फिर जो है वो प्लेटलेट्स हो, इन सब का काउंट किया जाता है हेमोसाइटोमीटर में। हीमेटोक्रिट इसमें क्या करते हैं, RBC के परसेंटेज को देखते हैं, ठीक है ना, RBC के परसेंटेज को देखते हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये चीज है। अब देखो ये सेंट्रीफ्यूज, मैंने जब सेल बताया था उसी दिन आपको बताया था कि सेंट्रीफ्यूज के थ्रू जो है वो हम क्या करते हैं, ब्लड के सारे कंपोनेंट्स को अलग कर देते हैं। ब्लड के सारे कंपोनेंट्स को अलग करने की विधि क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, ठीक है। ये चीज याद रखोगे, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो आप देख लेना क्या कि एंजियोग्राफी है उसके बाद फिर आप ECG को याद करके रखोगे और हेमोसाइटोमीटर को याद करके रखोगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं वाइटल ब्लड लेवल्स को। वाइटल ब्लड लेवल्स में जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पीएच देख लिया है क्या कि अप्रोक्सीमेटली 7.4 होता है, ये चीज याद रखोगे। ब्लड का वॉल्यूम कितना होता है 5.6। RBC कितना होता है भाई, RBC जो है वो 4.5 से 6 मिलियन पर मीटर क्यूब होता है ना, सॉरी मीटर क्यूब बोल रहा हूँ, मिलीमीटर क्यूब में, ठीक। WBC जो है वो क्या होगा 5,000 से 10,000 मिलीमीटर क्यूब। उसके बाद प्लेटलेट जो होता है वो 1.5 से 4 लाख के आसपास होता है। इसी में आपने देखा होगा क्या कि भाई जब डेंगू वेंगू हो जाता है तो लोग का 50,000 से कम चला जाता है, ये 50,000 से कम चला जाता है तो फिर आप ब्लड डोनेट करने की बात आ जाती है कि ब्लड लेने की बात आ जाती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें तो नहीं बट हीमोग्लोबिन जो है वो पूछा जाता है क्या कि मेल के अंदर जो है वो 13 से 17 और फीमेल के अंदर 12 से 15। तो आप इसको जो है वो एकदम एक एवरेज वैल्यू के तौर पे आप याद कर सकते हो क्या कि हाँ भाई 10-12 जो है, अगर 12 से ऊपर अगर हो, 12 से अगर ऊपर हो तो हम जो है वो हेमोग्लोबिन लेवल होना चाहिए। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है ये चीज। और ये सारा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारा नहीं, ठीक है। ये चीज हो गया, हेमोग्लोबिन आप याद करके रखो, ठीक। चलो अब साइंटिफिक डिस्कवरीज की बात कर लेते हैं क्या कि भाई देखो हमने देख लिया है क्या कि भाई ये क्या है, विलियम हार्वे ने क्या किया था, ब्लड सर्कुलेशन की बात की थी, मैंने बताया था क्या कि ब्लड में वे हार्वे, इस तरीके से ब्लड जो है वो क्या करता है, ब्लड जो है वो अपना रास्ता बना लेता है, वे बनाता है, इस तरीके से हार्वे, है ना, इस तरीके से हार्वे बताया था आपको, ठीक। अब जो है वो लैंडस्टीनर ने क्या बताया भाई, ABO सिस्टम या फिर ब्लड ग्रुप, ठीक है। इसी को वीनर भी जो है वो, ये दोनों ने साथ में मिलकर क्या बताया था, RH फैक्टर के बारे में बताया था, ठीक है। उसके बाद जो है वो जैन साहब ने क्या बताया, जैन साहब ने RBC के बारे में जो है वो सबसे पहले ढूंढा था, ठीक है ना। और पॉल साहब ने क्या किया था, WBC को क्लासिफाई किया था, ठीक है, वही ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स में, ठीक, ये वाली चीज, ठीक।
चलिए अब डिसऑर्डर्स के बारे में देख लेते हैं। डिसऑर्डर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो डिसऑर्डर तो हमने जो है वो ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये सारे देख लिए थे, बट देखो यहाँ पे ना उसके अलावा भी पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिसको समझना जरूरी है। जैसे हाइपरटेंशन, पेपर में पूछ लिया जाता है। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन में ब्लड पीपी कितना होता है? 140/90 से ज़्यादा हो जाता है। अब इसमें होता क्या है, कई बार अगर पूछ दिया जाए ना तो आप बोलोगे क्या कि इसमें जो है ना वो ब्लड के ऊपर, आर्टरी के ऊपर प्रेशर ना ज़्यादा चला जाता है, यही चीज़ बताओगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे ना एड्रीनलिन, एड्रीनलिन का सिक्रीशन जो है, सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है एड्रीनल ग्लैंड के थ्रू। और एड्रीनल ग्लैंड कहाँ होता है? एड्रीनल ग्लैंड किडनी के ऊपर होता है, याद रखोगे, है ना। ये इस तरीके से किडनी था ना, और किडनी के ऊपर टोपी लगा था ना, यही था वो एड्रीनल ग्लैंड, है ना। तो ये चीज़, तो एड्रीनल ग्लैंड से एड्रेनलिन का जो है वो सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है, तभी जो है वो हाइपरटेंशन होता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका हार्ट अटैक। हार्ट अटैक अब बिल्कुल याद करोगे, कोरोनरी आर्टरी जो है वो ब्लॉक हो जाता है, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो स्ट्रोक को देखोगे। स्ट्रोक में क्या होता है, ब्रेन में जो है वो ब्लड का लॉस हो जाता है। मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, जो पेपर में आता है सबसे पहले वो, ठीक है। उसके बाद एनीमिया, एनीमिया हमने देख लिया क्या कि भाई हीमोग्लोबिन लो हो जाता है। ल्यूकेमिया हमने देख लिया क्या कि डब्ल्यूबीसी कैंसर। और ये चीज़ हीमोफीलिया, हीमोफीलिया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हीमोफीलिया ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर। आप ब्लड जो है वो क्लॉट ही नहीं कर पाता। हीमोफीलिया में क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग एबिलिटी खो देती है, ठीक है ना, और ये जेनेटिकली होता है, ठीक है ना। अब जो है, अब बाकी सब देख लो। वेरिकोज वेन, वेरिकोज वेन में क्या होता है भाई, वाल्व फेलियर हो जाता है वेन के अंदर। वेन के अंदर जो है वो वाल्व का फेलियर होता है एक तरफ में, वेन के अंदर आपने देखा था ना क्या कि क्या था, वेन में जो है वो ऐसे वाल्व लगा था ना, वेन में वाल्व लगा था ना, ये वाल्व का फेलियर हो जाता है, ठीक है ना। इसी को वाल्व फेलियर में वेरिकोज वेन कहते हैं, ठीक है ना। एंजिना को जो है वो क्या बोलते हैं, टेम्पररी चेस्ट पेन। अगर टेम्पररी चेस्ट पेन, अगर कभी कभी चेस्ट पेन होता है ना, उसको एंजिना कहते हैं, ठीक है। उसके उसके बाद फिर क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस। इसको क्या बोलते हैं, फैट डिपॉजिट हो जाता है जब आर्टरीज में, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट जो था वो मैंने सबसे पहले बताया है, ठीक। देखिए आगे, आगे अब हम लिम्फेटिक सिस्टम्स को समझते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या है भाई, सबसे पहले लिम्फेटिक सिस्टम में जो है वो हम देखते हैं क्या कि उसके अंदर लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ फ्लूइड जो है वो बहता है, लिम्फ फ्लूइड बहता है। तो वो लिम्फ फ्लूइड क्या है, ये लिम्फ जो है वो क्या है, इस चीज को समझते हैं। देखो लिम्फ में ना टिश्यू का फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड प्लस डब्ल्यूबीसी, यही होता है लिम्फ। टिश्यू का फ्लूइड प्लस डब्ल्यूबीसी। इसमें क्या नहीं होता है, इसमें आरबीसी नहीं होता है, ठीक है। आरबीसी नहीं होता है, और आरबीसी नहीं होता है इसीलिए ये लाल कलर का नहीं होता है, ये चीज याद रखोगे, ठीक। अभी आएगा ऐसे, ठीक। अब देखो ये जो है वो मैंने बताया था ना क्या कि मैं ऑर्गन्स बताऊंगा। मैंने बताया था क्या कि भाई डब्ल्यूबीसी लिम्फ ऑर्गन्स में भी बनता है, तो वो ऑर्गन्स कहाँ कहाँ है, देखो टॉन्सिल, टॉन्सिल देखो गर्दन के पास होता है। थाइमस, थाइमस यहाँ पे थाइमस है, यहाँ पे लिवर, और साथ ही साथ स्प्लीन। स्प्लीन का मैंने पोजीशन बताया था आपको, पेट के ठीक यहाँ पे जो है वो इस तरीके से अपना पेट होता है, ये ऐसा। तो यहाँ पे जो है ये स्प्लीन है। तो यही है लिम्फेटिक ऑर्गन्स, ये चीज आप याद रखोगे, ठीक है। साथ ही साथ लिम्फ नोड्स भी होते हैं, गठीले बीन शेप के जो है वो लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक है, उसमें लिम्फ वो भरा होता है। अब लिम्फ का जो है वो काम क्या है, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, ठीक। लिम्फ का काम क्या है, देखो लिम्फ का काम है सबसे पहले रिटर्न्स लीक्ड टिश्यू फ्लूइड टू ब्लड। टिश्यू फ्लूइड जो लीक कर गया है उसको जो है वो वापस से ब्लड में डाल देना। ये बात मैंने आपको सेल में ही बताई थी क्या कि किस तरीके से ब्लड में डालता है, ठीक है। ये चीज आप वहां देखोगे, और अगर आपने देखा है तो ये आपको याद होगा, ठीक है, क्योंकि पूरा सेल का कॉन्सेप्ट अभी तो नहीं बता सकते, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फैट का एब्जॉर्प्शन। फैट का एब्जॉर्प्शन कब, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में फैट जब पच रहा होता है तो उसका एब्जॉर्प्शन कर रहा होता है विलीज के थ्रू। मैंने बताया था ना कि इस तरीके से विलीज होते हैं, तो इस विलीज के ऊपर ना लैक्टील्स होता है, लैक्टील्स होता है। यही जो है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है किस चीज को, फैट का, ठीक है। तो फैट का एब्जॉर्प्शन लिम्फेटिक सिस्टम करती है, ठीक। साथ ही साथ जो है वो क्या करता है, लिम्फोसाइट्स बनाता है। लिम्फोसाइट्स क्या है भाई, लिम्फोसाइट्स डब्ल्यूबीसी का ही तो कंपोनेंट था ना, जो कि इम्यूनिटी देता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसलिए जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो फैट का एब्जॉर्प्शन याद रखोगे, इम्यूनिटी याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप ये याद रखोगे कि लिम्फेटिक ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, टॉन्सिल है, स्प्लीन है, लिवर है और थाइमस है, डन। अब बात करते हैं क्या कि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि ब्लड और लिम्फ में फर्क क्या क्या है, तो देख लेते हैं भाई। ब्लड जो है वो रेड कलर का होगा किसके कारण, हेमोग्लोबिन के कारण। वहीं ये जो है वो पेल येलो
या फिर कलरलेस होगा, है ना। क्यों होगा? क्योंकि इसमें WBC है भाई, यहाँ जो है वो क्या है, RBC नहीं है। उसके बाद अगर सर्कुलेशन की बात करें तो यहाँ पे क्लोज्ड सर्कुलेशन होता है, क्लोज सिस्टम में जो है वो सर्कुलेशन होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर होता है। यहाँ पे जो है वो ओपन एंडेड वेसल्स होते हैं जिसमें जो है वो ये सर्कुलेट कर रहा होता है, ठीक। अगर हम वेसल्स की बात करें तो यहाँ पे वेसल्स कौन कौन से हैं, आर्टरी था, वेन था, कैपिलरीज था, उसी के अंदर ना। उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिम्फ कैपिलरीज और लिम्फ वेसल है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे WBC कंटेंट है क्या? बिल्कुल है, मॉडरेट लेवल पे है, बट यहाँ पे WBC बहुत हाई है, बहुत हाई। और WBC अगर हाई है तो इम्यूनिटी ज़्यादा दी जाएगी, ठीक है। यहाँ से अब देखो RBC हमने देखा था ना क्या कि भाई ब्लड रेड नहीं है, तो ब्लड रेड नहीं है इसीलिए तो क्योंकि RBC नहीं है, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है। पेपर में पूछा जाता है क्या कि लिम्फ में क्या RBC मिलेगा, लिम्फ में तो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तो होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें फंक्शन क्या है, तो फंक्शन तो हमने देख लिया है कि ब्लड का फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट गैस, हार्मोन्स, एंजाइम सब इधर उधर करेगा, ठीक है। ये क्या, ये इम्यूनिटी और फैट ट्रांसफर, ये चीज़ आप याद करके रखोगे, ठीक है। तो ब्लड और लिम्फ समझ में आ गया। चलें आगे। देखो अब जो है वो कुछ एनिमल्स में ना अलग अलग हार्ट का चेम्बर होता है, अलग तरीके से सर्कुलेशन होता है, उस चीज़ को समझते हैं। देखो सबसे पहले हम फिश को देखें तो फिश बहुत इंपॉर्टेंट, फिश में जो है वो 2 ही चेम्बर होता है। पेपर में डायरेक्टली पूछता है फिश में कितने चेम्बर्स, 2 चेम्बर, एक आर्ट्रियम एक वेंट्रिकल। तो इसमें कैसा हो जाएगा, सिंगल सर्कुलेशन मेथड है, सिंगल सर्कुलेशन। हमारे में कौन सा होता है, डबल सर्कुलेशन, पूरा बताया था, ठीक है ना, पल्मोनरी और सिस्मिक दोनों ही, ठीक। अब देखो एम्फीबियंस की बात करें, एम्फीबियंस में तीन चेम्बर होता है हार्ट का, 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल, 2 एट्रियम 1 वेंट्रिकल, है ना। और ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है, पूरा नहीं हो जाता है, पार्शियल कह सकते हैं, इनकम्प्लीट कह सकते हैं। रेप्टाइल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स में 3 होता है, ठीक है ना, और यहाँ पर भी इनकम्प्लीट हुआ, बट यहाँ पे पेपर में पूछा क्या जाता है, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल क्या है भाई, क्रोकोडाइल जो है, मगरमच्छ जो है वो एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है। ये क्या है, ये एक रेप्टाइल है, लेकिन फिर भी इसके पास क्या होता है, 4 चेम्बर होता है, 4 चेम्बर होता है, ठीक है ना। बर्ड के पास भी 4 चेम्बर और हमारे पास मैमल्स में भी 4 चेम्बर, तो यहाँ क्या होगा, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होगा ब्लड का, ठीक है। इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट्स में तो वेसल्स होता है, ठीक है ना, वेसल्स नहीं होता है, सॉरी गलत बात बोल गई, है ना। तो यहाँ पे जो है वो वेसल्स नहीं होता है, ब्लड वेसल्स नहीं होता, और जिसमें ब्लड वेसल्स नहीं होता उसमें क्या, मैंने सबसे पहला लेक्चर ही बताया था, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो, एक ओपन सर्कुलेटरी और एक क्लोज सर्कुलेटरी। वहाँ पे मैंने आपको बताया था क्या कि भाई अगर ओपन सर्कुलेटरी है तो इसमें ब्लड के जगह पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे हेमोलिम्फ बोलेंगे, हेमोलिम्फ बोलेंगे ब्लड के जगह पे। और यहाँ पे कैविटी होगा, और कैविटी को क्या बोलेंगे, कैविटी को बोलेंगे हेमोकॉइल, हेमोकॉइल, ठीक है ना। कैविटी में जो है वो जाता है, ठीक है ना, इंसेक्ट के अंदर ही मैंने आपको दिखाया था, ठीक। चलिए तो आपको समझ में आया ये बात। चलिए अच्छा, तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे आ गए हैं, पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, अब क्वेश्चंस बनाते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबीसी इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर आरबीसी का क्या फंक्शन भाई। चलिए देखिए सबसे पहले, टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स, to extract carbon dioxide from the body cells, to remove nitrogenous waste in dissolved form, to provide digested food in the body cells। एक बात बताओ भाई, फूड, डाइजेस्टेड फूड देने का काम करता है क्या आरबीसी? नहीं ना, आरबीसी जो है वो क्या ये काम करता है? उसके बाद अगर बात करें क्या कि भाई नाइट्रोजनस वेस्ट निकालने का काम करता है क्या? नहीं, ये तो पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम है। ये जो है वो क्या है, ये जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है। यहाँ पे अगर एक्सट्रैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है। बचा क्या, ऑक्सीजन ही तो पहुंचाने का काम करता था ना, ऑक्सीजन ही तो कैसे पहुंचाता था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के आरबीसी, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। अब चलिए अब आगे देखते हैं क्या है, ह्यूमन ब्लड प्लेटलेट्स रिलीज डैश विच हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। क्या बोल रहा है, मानव रक्त प्लेटलेट्स डैश छोड़ते हैं जो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। बोला था ना क्या कि ब्लड प्लेटलेट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड प्लेटलेट में मैंने आपको बताया था ना क्या कि क्या होता है भाई, प्लेटलेट के अंदर एक होता है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन ब्लड प्लेटलेट्स के अंदर की बात कर रहे हैं, प्रोथ्रोम्बिन, और एक होता है फिब्रिनोजेन। क्या होता है, फिब्रिनोजेन, है ना। प्रोथ्रोम्बिन जो है वो क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में चेंज होता था, ठीक है ना। प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बिन में चेंज होता था, और फिब्रिनोजेन जो है वो फिब्रीन में चेंज होता था, ठीक है ना। मतलब यही जो है ये इसको फिब्रीन में चेंज कराता था, यही तो होता था ना। तो क्या इंपॉर्टेंट है भाई प्लेटलेट में, प्रोथ्रोम्बिन, देखो ऑप्शन में प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रीन लास्ट है। फिब्रीन जो है वो क्या करता है, जाल जैसा पकड़ के आरबीसी को जो है वो क्लॉट करा देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या है, प्रोथ्रोम्बिन। याद रखना ये चीज, इसीलिए मैंने आपको पूरा स्टेप ही बता दिया है पूरा,
ब्लड क्लॉटिंग का। आगे देखें, आगे है ब्लड हैज़ अ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड डैश इन विच आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड। मैंने बताया था ना, सबसे पहले आपको बताया था कि भाई ऐसे हमारा ब्लड जो है वो इस तरीके से वेसल्स के अंदर घूमता रहता है और इसके अंदर जो है वो छोटे 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 जो है वो कैप्सूल्स, जो सेल्स होते हैं, ये इस तरीके से लटके हुए रहते हैं और इसी के साथ फ्लो में बहते रहते हैं। ये बहने वाला मैट्रिक्स क्या था, ये बहने वाला फ्लूइड क्या था, प्लाज्मा। क्या था, प्लाज्मा था। क्या था, प्लाज्मा था। तो क्या होगा, प्लाज्मा। वैसे भी आप ऑप्शन से निकाल सकते हो, लिम्फ में थोड़ी ना आरबीसी और ये सब होते हैं, नहीं ना होते, है ना, सलाइवा में भी नहीं होते, ठीक है। ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है भाई, ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ होगा, ये तो सर में होगा ना, बात ही खत्म है फिर, ठीक है। अब देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉट फाउंड। सबसे पहले बताया माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं था, किसमें नहीं था, आरबीसी में, बोला था आरबीसी में। न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियस नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, ये चीज एकदम याद करके रखना है, एनटीपीसी में ही पूछा गया, देख रहे हो। चलो आगे, आगे देखते हैं। द लिक्विड पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी कॉल्ड डैश इज मेड अप ऑफ वाटर, सॉल्ट और प्रोटीन। कौन सा था, आरबीसी, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, कौन सा था भाई। सबसे पहले हमने देखा क्या कि प्लाज्मा में क्या था, प्लाज्मा में जो है वो वाटर था 92%, फिर जो है वो 7 से 8% प्रोटीन था, है ना, प्रोटीन था, और साथ ही साथ जो है वो सॉल्ट्स, ठीक है ना, ये सारी चीजें थी, ठीक है ना। तो कौन सा होगा, प्लाज्मा, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अ पार्ट ऑफ हीम या हेम ऑफ ह्यूमन बॉडी। कौन सा है हेम, हेम कौन सा पार्ट है भाई बताओ। हेम में मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, कौन सा, आयरन, आयरन, हेम मतलब आयरन, ठीक है। अच्छा, चलिए, तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। पर घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अगले वीडियो में मैं ब्लड से रिलेटेड जितने भी अच्छे और कॉन्सेप्चुअल पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज होंगे वो सब करवाऊंगा। तो तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए और सारे टॉपिक्स को रिवाइज करते रहिए, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।